So next we're talking about simultaneous elections. So the former president-led panel, Ramnath Kovind sir, so he was the chairman, and तो क्या उन्होंने रिकमेंड किया है ओवरऑल, इस चीज की बात हो रही है। तो वन नेशन वन इलेक्शन साइमल्टेनियस इलेक्शंस, यहाँ बोला ये जा रहा है कि इलेक्शंस लोकसभा और स्टेट असेंबलीज में दे शुड बी हेल्ड एट द सेम टाइम, वहां पे सेम टाइम पे होंगे। बट जो लोकल बॉडी इलेक्शंस है, म्यूनसिपैलिटीज और पंचायत में जो इलेक्शंस होते हैं उनको भी सिंक्रोनाइज करेंगे, बट वो सेम टाइम में नहीं होंगे। तो दे शुड हैपन विद इन 100 days ऑफ जो साइमल्टेनियस इलेक्शंस स्टेट और नेशनल लेवल पे। तो ये एक मॉडल सजेस्ट किया गया है कि लोकसभा और स्टेट असेंबली के इलेक्शन साथ में होंगे, और जो लोकल इलेक्शंस है विद इन 100 days ऑफ दोज इलेक्शंस वुड बी टेक प्लेस, वुड बी देयर। तो 15 अमेंडमेंट्स कॉन्स्टिट्यूशन में उससे पहले होनी चाहिए अगर हमें इस मॉडल को इम्प्लीमेंट करना है। तो वो सजेस्ट की गई है यहाँ पे, दैट हैज बीन कवर्ड अप प्रॉपरली। आर्टिकल 82A it will establish process जिसके थ्रू विल मूव टू दिस सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस इलेक्शंस। तो 82A clause 1 it will state that on the date of the first sitting of the House of the People after general elections president will issue notification। so ये सब चीजें mentioned हैं आर्टिकल 82A। और अगर मतलब प्रवेश you can add if you want to add any new element। आर्टिकल 83 ड्यूरेशन ऑफ हाउसेस की बात करते हैं पार्लियामेंट में। आर्टिकल 172 ड्यूरेशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। तो ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है यहाँ पे ज्यादा। तो यहाँ पर देख लेते हैं। पहला ये बोला जा रहा है कि ये बिल दो तरीके से लाया जाएगा। पहला, जिसमें कि जो पार्लियामेंट है वो बिल को पार्लियामेंट के अंदर पास कराएगी, और स्टेट असेंबली के पास उनको देने की जरूरत नहीं है कि आप भी उसके ऊपर कंसेंट दें। जो सब चीज़, आपको स्टेट की कंसल्टेशन लेने की जरूरत नहीं है। दूसरा जो बिल है उस पे बात हो रही है म्यूनिसिपल और पंचायत के इलेक्शन कैसे होंगे। तो वहां पर जो है सिंगल इलेक्टोरल रोल जो इलेक्शन कमीशन बनाता है, उसी के अंदर म्यूनिसिपैलिटी के और पंचायत के इलेक्शन के जितने भी डाटा मैनेजमेंट है वहीं पर कर दिया जाएगा, जो नेशनल हमारा इलेक्टोरल रोल होगा। इसके बाद जो कोविंद प्रेसिडेंट कोविंद की जो कमेटी है, इन्होंने किस किस चीज पर बात की है कि प्राइमरी पावर किसके पास होंगी, सेंटर के पास होंगी, स्टेट के पास होंगी जब इलेक्शन होता है नहीं होता। 82 के अंदर हमने देखा है कि साइमल्टेनियस इलेक्शन की बात की जा रही है लोकसभा और स्टेट असेंबली की। एक बार पहले ऐसे होते भी थे स्टेट जो साइमल्टेनियस इलेक्शन है, लेकिन बिकॉज ऑफ द लार्ज स्केल डेमोग्राफी चेंज, लार्ज स्केल पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, देर आर सम लॉजिस्टिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस जो कि आते हैं। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है उनका ऐसा बोलना है कि अभी जो इलेक्शन होता है और अगर साइमल्टेनियस की तरफ बढ़े तो 60,000 करोड़ से सिर्फ 6,000 करोड़ की कॉस्ट आएगी अगर साइमल्टेनियस हो जाता है तो। इसके बाद आर्टिकल 82A क्लोज 2 ये कहता है कि जितनी भी असेंबलीज वो कॉन्स्टिट्यूट कर दी जाएंगी एक ही जनरल इलेक्शन में, और एक ही डेट पर उनका सारा जो है इलेक्शन हो जाएगा। क्लोज 3 कहता है कि ईसीआई इलेक्शन करवाएगा एक बार में सभी असेंबली के अंदर। क्लोज 4 कहता है कि प्रेसिडेंट जो है वो इस तरीके का ऑर्डर डिक्लेयर करेंगे। क्लोज 5 कहता है कि जो फुल टर्म है असेंबली का वो फुल टर्म पर एंड होना चाहिए, पहले आप डिफर्ड मत कीजिए उससे। इसके अलावा पार्लियामेंट ही सारी चीजों के ऊपर लॉ बनाएगी, जिसमें कि लोकसभा और राज्यसभा होंगे, और स्टेट लेजिस्लेचर के ऊपर भी सारा कानून जो है पार्लियामेंट ही बनाएगी। फिर कोविंद कमेटी जी ने कहा है कि जो आर्टिकल 327 है इसके अंदर साइमल्टेनियस इलेक्शन अभी तो मेंशन नहीं है, लेकिन इसको आप इंक्लूड कर दीजिए वाया द अमेंडमेंट इन द फॉर्म ऑफ पार्लियामेंट्री बिल। इसके अलावा अगर हम देखें कि लोकल बॉडी पोल और प्रिपरेशन ऑफ सिंगल इलेक्टोरल रोल, तो इन्होंने ऐसा भी बोला कि आर्टिकल 368 का आपको यूज करना पड़ेगा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करने के लिए, जब आप इस तरीके से इलेक्टोरल सिस्टम को ओवरऑल करेंगे एक बार। और 324A के अंदर ऐसा बोला जा रहा है कि नए आर्टिकल्स आप डालिए जिसके अंदर म्यूनिसिपैलिटी और पंचायत की बात की जा रही है, और सब क्लोजेज आएंगे आर्टिकल 325 के अंदर भी, जिसमें एक इलेक्टोरल रोल आएगी पार्लियामेंट के लिए भी, और ये जो स्टेट के असेंबली के इलेक्शन होंगे इनके लिए भी। इलेक्टोरल रोल की अगर बात करें तो बनाई जाती है इलेक्शन कमीशन द्वारा, जब स्टेट इलेक्शन कमीशन से उनको कंसल्ट लिया जाता है। और
अगर ये रिकमेंडेशन एक्सेप्ट हो जाती है तो हम देख लेंगे कि साइमल्टेनियस इलेक्शन जो है वो कहीं ना कहीं होना शुरू हो जाएगा इंडिया में। यू कैन मूव फॉरवर्ड। नेक्स्ट, ये जो साइड में आर्टिकल है ये भी ये बोल रहा है कि अगर हमें साइमल्टेनियस इलेक्शन वाले मॉडल को इम्प्लीमेंट करना है तो कुछ ऐसी स्टेट असेंबलीज है जिनकी टर्म कट शॉर्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि फिर सभी स्टेट्स को एक सेम लेवल पे आना पड़ेगा अगर इलेक्शन सभी स्टेट में सेम टाइम पे होंगे। सो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि इस ट्रांजिशन में जो शॉर्ट टर्म चैलेंज यही आएगा कि जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है या जो ओपोजिशन पार्टीज का रोल है वो उसको नहीं परफॉर्म करेंगे उस तरीके से जैसे कि करना चाहिए करंटली, टू पुल डाउन द गवर्नमेंट, या जो भी उनका रोल रहता है कि फ्रेश इलेक्शंस होने चाहिए, बिकॉज दैट वुड बी सर्टेन कि इस टाइम पीरियड पे जो स्टेट असेंबली है इट वुड फॉल और फिर से इलेक्शंस होगा, जैसे कि हम बात करें कि साथ में सभी स्टेट असेंबलीज में इलेक्शंस होंगे। और ये रिकमेंडेशन एक तरीके से ये भी सजेस्ट कर रहा है कि आर्टिकल 327 में जो अमेंडमेंट होगा तो पावर्स जानी चाहिए पार्लियामेंट के पास, चाहे वो बात करे कि लॉज बनाए रिलेटेड टू इलेक्शंस टू लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट लेजिस्लेचर्स एंड इवन प्रिपरेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स की पावर भी पार्लियामेंट के पास ही होनी चाहिए, डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज की पावर भी पार्लियामेंट के पास ही होनी चाहिए। तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रिकमेंडेशंस। क्या कह रहे हो दिव्या? सभी स्टेट्स में इलेक्शन नहीं होंगे। अगर किसी स्टेट में सरकार गिरती है तो सिर्फ उसी स्टेट के अंदर इलेक्शन होंगे, और उसका टाइम पीरियड उतना होगा जितना गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट, उसको इंक्रीज नहीं किया जाएगा 5 साल के लिए। अगर 1 साल का बचा है तो इलेक्शन करवा के वो गवर्नमेंट सिर्फ 1 साल के लिए ही रहेगी स्टेट में। हम्म। सो ये रैटिफिकेशन बाय स्टेट्स इसके ऊपर ही डिबेट हो रहा है, व्हाट इट विल टेक टू मेक द पैनल व्यू लीगली टेनेबल। तो आर्टिकल 368 जो करंटली अभी है कॉन्स्टिट्यूशन में वो डील करता है कि क्या पावर है और प्रोसीजर है टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये अभी जनरल जो प्रोसेस अभी फॉलो किया जाता है अंडर आर्टिकल 368 क्लॉज 2 कि अगर हम फेडरल पार्ट्स को अमेंड करने की बात करते हैं तो रैटिफिकेशन ऑफ स्टेट्स मैंडेटरी है। तो ओवरऑल अगर हम साइमल्टेनियस इलेक्शंस को इम्प्लीमेंट करने की बात करते हैं तो वो भी एक तरीके से जो फेडरल सेटअप है उसको चेंज उसको अमेंड करने की बात की जा रही है, बट जो रिकमेंडेशंस हैं वो दे आर नॉट इन लाइन विद कि आपको स्टेट की रैटिफिकेशन इम्पोर्टेंटली चाहिएगी। और यहाँ पे एक केस मेंशन है कि ऑटो होलोहन केस 1992। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट स्ट्रक डाउन अ पार्ट ऑफ द लॉ डीलिंग विद डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ लॉ मेकर्स ऑन द ग्राउंड दैट इट वाज नॉट रैटिफाइड बाय द स्टेट्स। तो डिस्क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग वी हैव दिस कियोटो होलोहन केस। प्रवेश आप इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हो? विच वन? कियोटो होलोहन केस को थोड़ा सा सिंपली। ये तो होलोन केस के अंदर वैसे तो बहुत सारी चीजें हैं। एक स्पीकर का रोल आता है कि जो स्पीकर है वो जब भी एंटी शेड्यूल मैटर्स देखेंगे, 10th शेड्यूल के अंदर डिफेक्शन के मैटर देखेंगे, तो उनके ऊपर जुडिशियल रिव्यू जो है वो लगाई जाएगी और उनको एक टाइम पीरियड के अंदर अपना डिसीजन देना है। एज ए ट्रिब्यूनल वो बैठेंगे। तो जितना भी दल बदल जो राजनीति होती है जो कि शुरू हुई थी राजीव गांधी के टाइम पीरियड से, जिसमें बोला जाता आया राम गया राम, तो उस चीज को प्रिवेंट करने के लिए जो एंटी डिफेक्शन लॉ आता है 10th शेड्यूल के अंदर बाय 85 अमेंडमेंट 1951, तो उसके बाद ये देखा गया कि इस प्रोविजन का कहीं ना कहीं मिसयूज हुआ बाय द स्पीकर एट बोथ द लेवल्स, सेंट्रल एज वेल एज स्टेट लेवल। तो इसी चीज को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आप जब बैठते हैं तो फिर आप एज ए स्पीकर नहीं बैठेंगे, आप एज ए ट्रिब्यूनल बैठेंगे। आपके पास क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी होगी और डिफेक्शन के मैटर्स पर आप एक टाइम पीरियड के अंदर डिसीजन लेंगे, और दैट इज आल्सो सब्जेक्ट टू द जुडिशियल रिव्यू। क्योंकि जब लाया गया था तो ऐसा बोला गया था कि जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि पार्लियामेंट के हाउसेस के अंदर जितनी भी प्रोसीडिंग होगी उसके अंदर स्पीकर और चेयरमैन सुप्रीम पावर है टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन, और स्पीकर और चेयरमैन जो है वो वो बताएंगे प्रोसीडिंग कैसे होगी, और कोर्ट का पूरा तरीके से इंटरवेंशन बंद है जब हम बात करते हैं कलेक्टिव इम्यूनिटी ऑफ द पार्लियामेंट की। तो फिर बोला गया कि ऐसा होने से जो आपके जो नॉर्मल पार्लियामेंटेरियन है
उनकी इंडिविजुअल डिस्क्रिशन कहीं ना कहीं दबती है, और जो पार्टीशन पॉलिटिक्स है वो पार्लियामेंट के अंदर दिखती है। तो इस चीज को रोकने के लिए कियोतो होलन केस के अंदर ये बोला गया कि जुडिशियल रिव्यू होगा, 10 शेड्यूल के अंदर आप एज ए ट्रिब्यूनल बैठेंगे और एक मिनिमम टाइम पीरियड के अंदर आप अपना डिसीजन सुनाएंगे। दिस इज ऑल अबाउट कियोतो होलन केस। ओके, थैंक यू प्रवेश। बस एक चीज यहाँ पे ये मेंशन है कि 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1985 के थ्रू हमने 10th शेड्यूल को इंट्रोड्यूस किया था। 10th शेड्यूल डील्स विद द डिस्क्वालिफिकेशन प्रोसेस ऑफ द लेजिस्लेटर्स। देन नेक्स्ट टॉपिक, इंडियन डेमोग्राफी में और डेमोग्राफिक डिविडेंड में हम क्या ट्रांसफॉर्मेशनल चेंजेस हो रहे हैं उसकी बात की जा रही है। तो वी टॉक अबाउट कि देर इज अ ग्रोइंग नीड टू empower the female population. Female labor force participation rate that should increase. Right now it is at 33%. And different sectors are like elections में बात करें तो recently we saw कि 30% reservation bill that has been passed. How basically things they are changing, तो वो ही यहाँ पे just mention किया गया। Education की बात करते हैं तो यहाँ पे we see that the chief economic advisor उन्होंने रिपोर्ट रिलीज की, इंडियन इकोनॉमी अ रिव्यू। तो वहाँ पे ये देखा गया कि मोर गर्ल्स दे आर नाउ एनरोल्ड फॉर द हायर एजुकेशन दैन द बॉयज। तो है वी हैव द डेटा ऑल्सो कि जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है फॉर द गर्ल्स इट इज 28% इन फाइनेंशियल ईयर 20 एंड फाइनेंशियल ईयर 2010 में इट वाज जस्ट 12.7%। सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन में भी इट हैज मोर देन डबल्ड फॉर द गर्ल्स। So this is one change that is happening at the higher education level. So we are seeing women, they are investing longer time in the education. Now jobs की अगर हम बात करते हैं तो periodic labor force survey की बात की जा रही है। तो यहाँ पे 10 million women they have joined in urban India. Rural female labor force participation rate में भी increase देखा गया close to 10%. तो it is increasing. The things are changing. और जो pace है that is we can say little slower. Wages की बात करते हैं तो again यहाँ पे female के जो wages increase हुए rural areas में, तो वहाँ पे भी increase देखा गया है। Self employment में women का participation और increase हुआ specifically in rural areas also. But wage workers हैं they earn 75% of the men, but still वो जो pay gap है that still exists on the basis of gender discrimination. तो women workers they are earning 75% of what the men are working. Fertility ratio की बात की जा रही है तो यहाँ पे हम नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की बात कर रहे हैं। NFHS 5 2019-21 का जो पीरियड है, तो टोटल फर्टिलिटी रेट डिक्लाइंड टू 2 children per woman। तो पहले इट वाज 2.2 children per woman। तो टोटल फर्टिलिटी रेट हमें क्या बताता है कि टोटल एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ चिल्ड्रन दैट अ फीमेल वुड बी हैविंग ड्यूरिंग हर एंटायर लाइफ। तो इट हैज डिक्लाइंड टू 2। तो दिस इज क्लोज टू द एग्जैक्टली जो रिप्लेसमेंट रेशियो है कि 2 children they would be replacing the 2 parents which are there. तो दिस चेंज इज हैपनिंग। तो ओवरऑल यही बता रहे हैं, लो फर्टिलिटी, अ मोर बैलेंस सेक्स रेशियो, more educated women seeking work. So these long-term trends points to positive changes which are happening. So these are the changes which are happening in respective areas. Next, we are seeing lead acid batteries. Most successful example of circular economy. So example of circular economy में lead acid batteries. तो कंपटीशन में वी आर सीइंग कि डिमांड फॉर लिथियम आयन बैटरी इंक्रीज हो रहा है। तो दैट इज अ कंपटीशन फॉर दिस लेड एसिड सेगमेंट। यहाँ पे वी आर सीइंग कि डेफिनेटली जो लिथियम आयन बैटरीज है दे आर मोर प्रेफर्ड। जब हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात करते हैं तो इसलिए इवन लिथियम बिकम्स अ क्रिटिकल मिनरल। एंड यहाँ लाइक सेक्टर वाइज ट्रेंड्स की बात की जा रही है, ऑल्दो दैट इज नॉट सो इम्पोर्टेंट फॉर अस। सो एग्जाम्पल ये हमारा राज एनर्जी मोबिलिटी लिमिटेड ये कंपनी है, तो ये स्पेसिफिकली बैटरी ही मैन्युफैक्चर करते हैं। तो दिस इज अमंग द लार्जेस्ट लीडिंग एसिड लेड एसिड बैटरी मैन्युफैक्चर इंडिया में जो है। तो इन रिस्पॉन्स टू द क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन दे आर आल्सो डाइवर्सिफाइंग आल्सो। तो ठीक है, ये कोई कंपनी का दिया हुआ है हाँ एग्जैक्टली? ये हमारा जो द फेमस कंपनीज भी है। तो सर्कुलर इकोनॉमी 99% जो उनकी लेड एसिड बैटरी है वो रिसाइक्लेबल है जो वो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं।
तो मतलब कि जब उसका लाइफ टाइम कंप्लीट हो जाता है तो अगेन उसके जो रॉ मटेरियल उसको ब्रेक करके फिर से रीयूज कर सकते हैं। तो मतलब 99% लाइक ऑलमोस्ट 100% उन्होंने अचीव कर लिया रिसाइक्लेबल बैटरीज, लेड एसिड बैटरीज। तो ये भी एक क्या इम्पोर्टेंट हो रहा है ना, एलिमेंट है जैसे कि जो मानसी, हम्म कि जो एग्जिस्टिंग लेड एसिड बैटरी यूज करते हैं, दो टाइप का हो गया। एक तो हाँ लिथियम वाला हो गया, नया टाइप है। टेस्ला ने बनाया था छोटे छोटे लिथियम आयन बैटरी, ड्यूरासेल फॉर एग्जांपल। एक होता है लेड एसिड, फॉर एग्जांपल जो पुराने जो टाइप बैटरी थे। कन्वेंशनल, हाँ हाँ, कन्वेंशनल थे। और फिर जो रहते हैं इसमें, गाड़ी में रहते हैं, जो नहीं भरते हैं उसके अंदर में हाँ बड़े से गाड़ी में बैटरी। हाँ। तो S2 S4 बाकी सभी रहते हैं। तो कन्वेंशनल बैटरी को कैसे यूज करें टू मीट द एनर्जी डिमांड एंड सप्लाई, एनर्जी एफिशिएंसी कैसे बढ़ाए स्टोरेज में, क्योंकि स्टोरेज का क्राइसिस हो रहा है वर्ल्ड वाइड में। हर जन को स्टोरेज बढ़ाना। सोलर पावर डायरेक्टली तो कनेक्ट नहीं करो, स्टोर करो कहीं पर, क्योंकि 24/7 है नहीं वो। विंड का भी वही हाल है, सब में स्टोर करना जरूरी होता है। इसी कारण कि स्टोरेज बढ़ाने के लिए वी कैन रीयूज रिसाइकिल दैट कन्वेंशनल फॉर्म ऑफ टेक्नोलॉजी, दैट इज लेड एसिड बैटरी विथ न्यू हाँ फॉर्म इवन जो जब लिथियम हम है। हाँ यही बोलना ट्रांजिशन की भी चाहते हैं। बात करते हैं तो तब उस टाइम लिखा हुआ है थर्ड पीरियड वाला में लेड एसिड बैटरी स्पेस, नहीं पता है, लेकिन वी आर सीइंग अ मिक्स ऑफ लेड एंड लिथियम में हाँ थर्ड वाले लाइन में। मतलब ऐसा कंपटीशन जो हाँ एनर्जी लिथियम स्टोरेज के इमर्ज हो दोनों। रहा है, तो इवन जो हाँ। ट्रांजिशन की भी बात करते हैं तो उस टाइम पीरियड में रिसाइक्लेबल लेड एसिड बैटरीज इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी एनर्जी सिक्योरिटी में भी। हम्म, यही होगा। हाँ फिर से ये डिस्कस कर लिया हमने रिकमेंडेशंस क्या रही। So what happens if there is a case of hung assembly? ठीक है, some temples not new in India. सेम। पहले it used to be there 1967 तक there were simultaneous elections. पर उसके बाद वो है कि premature dissolution हो जाता है तो the system couldn't be continued. तो governments they kept collapsing and all of that. आपको कुछ और ऐड करना है तो कर सकते हो। सेम है, हाँ डिस्कस। हाँ बाकी क्यों सेम है। जरूरत है, क्या क्या चेंजेस है, रिकमेंडेशन क्या है। तो यहाँ पे भी अगेन कैसे सस्टेनेबली द कॉर्पोरेट्स आर फंक्शनिंग, गूगल का एग्जांपल है कि कैसे फूड वेस्टेज को रिड्यूस करने की कोशिश की जा रही है विदाउट इरिटेटिंग द एम्प्लॉयज। तो कैसे लाइक माइक्रो किचन जो है आप अपना लाइक खाना खुद बना सकते हो थोड़ा बहुत। तो सेटिंग टाइमलाइन, गूगल ऑपरेट्स ओवर 1500 माइक्रो किचन, 49 फूड ट्रक्स फॉर द एम्प्लॉयज। सो सस्टेनेबिलिटी एफर्ट्स का ये एक एग्जांपल है। तो दे एम टू कट द वेस्ट पर एम्प्लॉय बाय हाफ। तो यहाँ पे इवन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एम्प्लॉयज भी आ जाता है, नॉट जस्ट ओवरऑल गूगल। तो तो नाउ दे आर ऑफरिंग स्मॉलर मिल्क कंटेनर्स की मतलब कि जो साइज है क्वांटिटी है उसको रिड्यूस कर दिया आपने ताकि वेस्टेज ना हो। अगर आपको और चाहिए तो आप और खरीद सकते हो, बट अगेन ये नहीं कि एक बार में यू आर कंज्यूमिंग लार्ज क्वांटिटी। तो इंडीड हम्म। द जस्ट इन टाइम एग्स विच कट द गूगल स्क्रैम्बल्ड एग वेस्ट बाय 44%। तो ये कुछ चेंजेस किए जा रहे हैं। सो दैट्स अगेन ठीक है, ये एक एग्जांपल हो जाएगा। नेक्स्ट हमने कर लिया कवर ग्लोबल ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यूएनडीपी, इंडिया के कंसर्न्स। नाउ वी आर सीइंग टेक जायंट्स फेसिंग ईयू ग्रिलिंग ओवर यूज ऑफ जनरेटिव एआई टूल्स। तो यहाँ पे भी वही है कि आप कंप्लीटली एआई के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो सकते हो। तो यहाँ पे जो ईयू रेगुलेशंस हैं, लॉज हैं, वो ये बता रहे हैं कि एक सर्टेन पॉइंट तक जो सीलिंग इम्पोज की गई है जनरेटिव एआई को आप कहाँ कहाँ यूज कर सकते हो। तो ये भी इम्पोर्टेंट है ओवरऑल अगर हम कॉर्पोरेट गवर्नेंस की भी बात करते हैं कि ह्यूमन इंटेलिजेंस को ये रिप्लेस नहीं कर सकता है, हाँ। एज अ कॉम्प्लीमेंट्री रोल प्ले किया जा सकता है। दैट्स ऑल, मतलब एफिशिएंसी इंक्रीज करने तक के लिए दैट इज जस्टिफाइड एंड एक्सेप्टेबल। तो यस। यहाँ पर रोशित मेरा आपसे क्वेश्चन है कि जो 2013 या एग्जैक्ट डेट आप 2013 की जो नेशनल पॉलिसी है ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और माइटी ऑन साइबर, नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी 2013। हाँ हम्म। 2013, क्या वो बात करती है जनरेटिव एआई के ऊपर? नहीं, उस समय जनरेटिव एआई नहीं होगा। हाँ नहीं करती बात। इसको ट्विक करना जरूरी है। और पॉलिसी साइबर सिक्योरिटी, और वो एक्ट नहीं है, पॉलिसी।
तो हमेशा डिमांड रहा है कि डेटा प्रोटेक्शन लॉ हो गया या फिर अभी जो ऊपर ही पड़े कि जो आईटी में आईटी रूल्स 2000 के अंदर में मीटी हैज़ गिवन डायरेक्शन टू द कंपनीज क्या फॉलो करी, लेकिन कोई रेगुलेटरी बोर्ड नहीं है। जैसे सेबी बोर्ड है, आरबीआई बोर्ड है, वैसे ही साइबर सिक्योरिटी से हिसाब से बोर्ड नहीं है कोई। जैसे कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है, एनजीटी है, वैसे एक बोर्ड होना चाहिए एआई के हिसाब से देखा जाए तो स्टैट्यूटरी बोर्ड। तब उनका जो रूल्स और रेगुलेशन होगा, उनका जो स्टैंडर्ड होगा, दे विल बी फॉलोड बाय द बिग टेक और बाकी जो कंपनी। वो ऐसा नहीं होता है अभी। देर इज अ बायस, प्राइवेसी इशू, एल्गोरिदम बायस। तो दोनों चाहिए। साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी को ट्विक करिए, स्टैट्यूटरी बनाइए और पावर्स ज़्यादा दीजिए, और दूसरा सेपरेट बोर्ड बनाना चाहिए विथ रिस्पेक्ट टू एआई या फिर साइबर सिक्योरिटी जो रेगुलेट वो कर जो, सकते हाँ, हैं। एक और इसके अलावा, जैसे कि जनरेटिव एआई के ऊपर मान लीजिए कि सरकार कल को एक्ट ला देती है, स्टैट्यूटरी बॉडी आ जाए, तो उसके हम्म अंदर हमें जो प्रोफेशनल्स चाहिए जो इस चीज को हम्म रेगुलेट करेंगे, ग्रीवेंस रिड्रेसल लेंगे, हम्म। उनकी भी तो स्किलिंग जो है वो मैटर करेगी। मतलब वो इस चीज को पकड़ने के लिए खुद भी तो स्किल्ड होने चाहिए। हाँ, तो खुद स्किल होने के लिए आपको इंटीग्रेशन चाहिए, राइट फ्रॉम द उनकी डिफेंस के पास ऑलरेडी साइबर कमांड है, एनटीआरओ है, सिविलियन जो इंटेलिजेंस कोऑपरेटिव जो एनटीआरओ होगा, बाकी लोग तो वहां से रिक्रूट से उठा सकते हैं। फिर फॉरेन प्रोफेसर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में ले सकते हैं। तो ओवरऑल एक बोर्ड में स्टेक होल्डर हो सकते हैं, कॉर्पोरेट के भी लोग आ सकते हैं उसमें, डायरेक्टर्स में। अब उसके हिसाब से फिर डिसाइड किया जाए कि वो एक एक ओवरऑल मैं पहले भी था कि बोर्ड एक होना चाहिए, इंक्लूसिव होना चाहिए। जैसे इलेक्शन ही प्रॉब्लम होता है कि मिस इन्फॉर्मेशन, डिस इन्फॉर्मेशन, इलेक्शन कमीशन बार बार डायरेक्ट करते रहते हैं कि आप इलेक्शन के समय आप जनरेटिव एआई को ट्वीक करिए, आप जो अनटेस्टेड मॉडल है उसको आप गवर्नमेंट अप्रूवल चाहिए। ये इलेक्शन कमीशन का रोल नहीं है, ये एक अलग से बोर्ड होना चाहिए। वही सब डिसाइड करे पूरे साइबर सिक्योरिटी जो इंडिया में है, या फिर पूरे जो एआई से लेड रेवोल्यूशन इंडिया में बाकी समय भी। तो आप जहां तक बात करें स्किलिंग का, वो हो सकता है, ऑलरेडी स्किल प्रेजेंस है, बस को एक जगह लाना। और तो नेक्स्ट। यहाँ पे हम यूपी मॉडल देख रहे हैं फ्रॉम एस्पिरेशनल टू इंस्पिरेशनल। सो यहाँ एक यूनिक पॉइंट ये है कि डिस्ट्रिक्ट वाइज, जैसे चंदौली डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं तो स्पेशलाइज्ड तरीके से इन्वेस्टमेंट की जा रही है कि एक ही डोमेन में, जैसे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट प्रमोट की गई है चंदौली में, लाइक फ्लेक्सी पैकेजिंग, प्रिंटिंग और ऑल ऑफ दैट। फतेहपुर में देखा गया कि वहाँ पे एग्रीकल्चर ज्यादा डोमिनेंट है, तो इसलिए वहाँ पे फूड प्रोसेसिंग के ऊपर ज्यादा फोकस किया गया, इन्वेस्टमेंट उसी चीज से रिलेटेड रही। तो ये एक तरीके से मतलब डिस्ट्रिक्ट बेस्ड जो स्पेशलाइजेशन इन्वेस्टमेंट मॉडल यूपी में देखा गया है। तो दैट इज देयर। और वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को कैसे प्रमोट किया जा रहा है, तो एग्जांपल है लाइक चित्रकूट वुडन टॉयज के लिए फेमस है, बलरामपुर फूड प्रोसेसिंग ऑफ पल्सेस के लिए है, श्रावस्ती ट्राइबल क्राफ्ट्स एंड फर्नीचर। तो एक एग्जांपल है। तो ओवर अचीव्ड टारगेट्स भी देखे गए हैं कुछ डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर। बाकी यहाँ पे और कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन, तो एक तरीके से यही मॉडल है, जैसे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है, तो इन्वेस्टमेंट के केस में भी डिस्ट्रिक्ट वाइज ही इन्वेस्टमेंट्स, और जो वहाँ पे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इकोसिस्टम है उसी को कैसे और प्रमोट किया जा सकता है। तो उसी डायरेक्शनल फॉर्म में इन्वेस्टमेंट आनी चाहिए। ये नहीं कि आप जैसे जो इन्वेस्टमेंट समिट्स किए जाते हैं बाय डिफरेंट स्टेट्स के, आपको बस इन्वेस्टमेंट चाहिए, कोई भी इन्वेस्टमेंट आ जाए, तो दैट इज नॉट गोइंग टू वर्क। तो एक तरीके से सिस्टमेटाइज्ड जो डेटा बेस्ड डिसीजन मेकिंग है, प्लानिंग है, that plays a significant role in this. We can move to the next one. तो पेटीएम के रिगार्डिंग है, यू कैन जस्ट गो थ्रू इट कि पेटीएम 15 मार्च जो डेडलाइन थी कि आप पेटीएम को किस पर्पस के लिए यूज कर सकते हो, कहाँ पे आप उसको और यूज नहीं किए, मतलब किया जा सकता है। तो क्या चेंज होगा अगर कस्टमर सैलरी अकाउंट लिंक्ड है विद दिस दी पेटीएम पेमेंट बैंक्स, तो आप यूज नहीं कर सकते उसको। तो पेटीएम पेमेंट बैंक्स पे एक तरीके से जो रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं वो इम्प्लीमेंट हो जाएंगी आफ्टर 15 मार्च। एंड फास्टैग्स आप आई थिंक यूज नहीं कर पाओगे। देन ऑन ऑटो डेबिट मैंडेट्स विल कंटिन्यू, मर्चेंट्स विल हैव टू चेंज द सेटलमेंट बैंक। तो अगेन ये पेटीएम पेमेंट बैंक से रिलेटेड अगर आप कुछ परफॉर्म करना चाहते हो तो दैट इज नॉट गोइंग टू वर्क। तो जो फास्टैग इशू किए गए हैं बाय पेटीएम, उनका क्या होगा, तो वो लिखा हुआ है कि टॉप अप आप अलाउ नहीं कर सकते हो, रिचार्ज नहीं कर पाओगे।
तो बेसिकली फास्ट टैग्स जो इशू किए गए, आपने अगर पेटीएम से खरीदे तो दे विल नॉट फंक्शन। नेक्स्ट वी कैन सी, ये हमने कर लिया कवर एआई एडवाइजरी और मीटी की जो पावर्स हैं, एडवाइजरी पावर्स। नेक्स्ट, unicorns to add $1 trillion to economy. So unicorns are the ones, these startups, which has a market valuation of $1 billion. तो new unicorns emerging in India, हमने देखा startup revolution after COVID-19. So we have crossed 2000 after a decade, like 2021 में India crossed the mark of 100 unicorns. तो combined valuation 113 unicorns India में हैं. That is $350 billion valuation as of January 2024. तो ये पता होना चाहिए 113 unicorns, $350 billion of valuation. तो again यूनिकॉर्न बनने की क्या क्या मिनिमम कंडीशन? एग्जैक्ट मिनिमम कंडीशंस मेरे को नहीं पता, आप मेंशन कर दो। अभी तो पूछूंगा, उसे आप बताओ। मेरे को तो एक ही यूनिकॉर्न बनने के लिए आपको लास्ट 3 इयर्स में आपको एक $1 बिलियन वैल्यूएशन चाहिए यूनिकॉर्न हाँ बनता ये है तो तभी। मेंशन किया अभी। एग्जैक्टली, और उसके अलावा वही वो जहाँ तक मुझे पता है। ठीक है, thank you. इसमें एक ठीक है। हाईलाइट कर सकते हैं मानसी कि बैंगलोर हैज बिकम स्टार्टअप फंडिंग टॉप कर चुके हैं, लेकिन स्टार्टअप ऐसा कुछ नहीं है जहाँ पर वाटर क्राइसिस को सॉल्व कर सके। हाँ होना चाहिए। ये टॉप है वर्ल्ड में, और इंडिया में भी फंडिंग है 2600 करोड़, सिटी वाइज फंडिंग में सबसे टॉप में। और वहाँ पर लोग पीने के लिए पानी भी नहीं। तो एक तरह का एग्जाम्पल है इंडिया में कि प्राइवेट सेक्टर पब्लिक सेक्टर का मिसमैच फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ द सिटीज ये नहीं हो पाता, या फिर ओवरऑल जो अकाउंटेबिलिटी ऑफ द प्राइवेट सेक्टर है ये भी मिसिंग है और देखा जाए तो। Venture capital industry में the term unicorn refers to any startup that reaches valuation of $1 billion. Only a privately held startup can be a unicorn. हाँ, that's true. ठीक है। वेंचर कैपिटल क्या है कि जैसे स्टार्टअप्स की जो इनिशियल फंडिंग होती है, वेंचर कैपिटलिस्ट ऑलरेडी सक्सेसफुल कैपिटलिस्ट एंड कॉर्पोरेट हाउसेज है जो एज अ फंडिंग प्रोवाइड करती है, उनके लिए वो एक इन्वेस्टमेंट होती है टू दी स्टार्टअप्स, तो उसको वेंचर कैपिटल फंडिंग बोलते हैं, जॉइंट वेंचर्स जो बोला जाता है। तो यहाँ पे बस ये मेंशन है कि कौन से सिग्निफिकेंट सेक्टर्स हो सकते हैं फॉर द यूनिकॉर्न्स एंड स्टार्टअप्स। तो SaaS एक इम्पॉर्टेंट है, सॉफ्टवेयर एज सर्विस, डिजिटल सर्विसेज, ई कॉमर्स, फिनटेक और मैन्युफैक्चरिंग। पॉवर्टी ये कवर कर लिया हमने। इलेक्टोरल बॉन्ड्स भी कवर्ड है, नो लास्ट वर्ड is the same thing. Science, oh, this is completely repeated. Last आ जाओ, we have covered. Kulkarni bids adieu to his first class career on a high. So Mumbai's highest wicket taker coming to its final. तो इसे Winning a सीख final सकते हैं, is a यहाँ पर tough लिखा हुआ है। हाँ बोलो Hmm. मानसी। Winning a final in a tough way is what you want. मतलब कि इजी, अगर आप इजीली जीत जाते हो तो एक्चुअली एक तरीके से वो विक्ट्री वाली फीलिंग नहीं आती है। डिफिकल्टी और चैलेंजिंग सिचुएशन से निकल के अगर आप जीतते हो तो वो एक अलग ही एक्सपीरियंस और फीलिंग होता है। तो दैट्स देयर, और वी हंग ऑन टू आवर नर्व्स, पुट प्रेशर, bowled really well, all the bowlers chipped in. It was what you could say bowling in partnership and ठीक है, मतलब कि प्रेशर कंडीशन में कैसे आप परफॉर्म कर पा रहे हो और उसके बाद अगर आप जीत रहे हो तो दैट इज इन अ वे काइंड ऑफ एन अकम्पलिशमेंट और जो फुलफिलमेंट वाली फीलिंग आती है। नेक्स्ट, तो द नेशनल चैंपियन सिद्धार्थ विश्वकर्मा, देयर इज नो बेटर साइट देन हिम। तो ओके ठीक है, 29-year-old ब्रॉक द कोरियन 10th गेम, ठीक है, और कुछ नहीं होना यहाँ पे। सो इफ वी समराइज दिस डिस्कशन, मैं कर देता हूँ मानसी। ठीक है। Starting with the first of all, Indian diet is on salt, low on potassium and protein. This causes NCD, पहली बात, और CKD, chronic kidney diseases. High salt content fast food
और बाकी हाई यूज ऑफ हाई शुगर, हाई सॉल्ट एंड ट्रांस फैट सबसे ज़्यादा डाइट में इंडिया में। देन सेकंड, गवर्नमेंट इज बैनिंग रोडामाइन बी फूड कलरिंग नहीं है वो, इट इज नॉट सस्टेनेबल, इट डैमेजेस द ब्रेन, किडनी, लिवर फॉर द लॉन्गर टर्म यूज। तो उसको रिप्लेस करना चाहिए बाय द फूड कलरिंग सच एज कैरामेल, सैफरॉन, curcumin, etc. Then cardiac risk factor is very high among the very poor. कार्डियक सिर्फ और सिर्फ हाई फैट यूज करने से नहीं होता, वो अंडर न्यूट्रिशन, लो न्यूट्रिशन, पोटेशियम और सोडियम के बीच में जो डिफरेंसेस है अगर बॉडी के अंदर रहता है तो नर्व सेल भी इम्पैक्ट करता है, तो ओवरऑल इसके कारण भी इम्पैक्ट होता है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में 134th रैंक है इंडिया का। व्हाट डिस्कस अबाउट द ओवरऑल बेसिक जो अवेलेबिलिटी ऑफ द रिसोर्सेज वो देना चाहिए। उसके बाद फिर एस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम है, 12 इंडिकेटर है, सब में टारगेटेड बेनिफिशियरी बढ़ाना चाहिए, उसमें भी 100% सक्सेस रेट चाहिए लॉन्गर टर्म में। कांशीराम इंपॉर्टेंट दलित आइडेंटिटी, फाउंडर ऑफ द बीएसपी, उनका रोल था कि जो बहुजन है, मेजॉरिटी है, दे आर पुअर, जब तक उनका सामाजिक समरसता नहीं होगा उसके बाद बाकी लोग जो हैं वो इंटीग्रेट नहीं हो सकते सोसाइटी से। तो गरीबी हटाओ देश बचाओ बोलते हैं लेकिन उसमें दलितों का क्या, उनका क्वेश्चन था। 1980s 90s में उनका बहुत बड़ा रोल है विथ रिस्पेक्ट टू द रिजर्वेशन फॉर द बैकवर्ड क्लासेस एंड SC और ST कम्युनिटी का, उनका जो रिप्रेजेंटेशन हायर कम्युनिटी, हायर सोसाइटी में, ब्यूरोक्रेसी में और बाकी जगह भी उनका भी रोल है। द न्यू थीम ऑफ न्यू एम्बेडकरिज्म, ही ऑल्सो क्वेश्चन दैट कि न्यू फॉर्म ऑफ एम्बेडकरिज्म में भी बहुत लोग हैं जो दे आर फॉलोइंग द कास्ट मॉडल, वो ऐसा नहीं होना चाहिए। देन भूटान से भी डिस्कस अबाउट द इम्पोर्टेंट वन की पॉइंट, माइंडफुलनेस सिटी इज बीइंग डेवलप्ड इन भूटान, बिकॉज जो रीजन है लीस्ट इंटीग्रेटिव है वर्ल्ड में, इवन लैटिन अमेरिका से भी कम। भूटान लैंडलॉक कंट्री है, उसको चाहिए इंडिया एज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्टनर, वो बैलेंस भी करते हुए इंडिया चाइना को। चैलेंजेस है डोकलाम क्राइसिस, फिर सैक्टिंग वैली, वहां पर बॉर्डर इशू है, तो मोर ऑफ मोर इंटीग्रेट करने के लिए आपको कनेक्ट करना पड़ेगा BBI इन मॉडल के थ्रू। देन रिगार्डिंग द इलेक्शन वी डिस्कस अबाउट 4 थिंग्स। करप्शन इशू है तो पहला बात क्या करना चाहिए, स्टेट फंडिंग 2 टाइप से, इंडिविजुअल या पॉलिटिकल पार्टी। दूसरा, या तो हर एक वोट के लिए 100 रुपीज या कुछ पर्टिकुलर अमाउंट, उससे जितना परसेंटेज मिलेगा उतना मिलेगा। तीसरा, थर्ड पार्टी ऑडिटिंग कैन बी डन विद द यूज ऑफ ECI या फिर CAG। फोर्थ, इलेक्टोरल ट्रस्ट कैन बी एस्टैब्लिश्ड। फिफ्थ, नेशनल इलेक्शन फंड विल बी एस्टैब्लिश्ड, उसको फिर आप दे सकते हैं बाकी पॉलिटिकल पार्टीज को। तो ओवरऑल ये इंडिया में न्यू नहीं होगा इलेक्शन का, अगर नेशनल इलेक्शन फंड होगा या फिर गवर्नमेंट फंडिंग पॉलिटिकल पार्टीज होगी, नहीं न्यू नहीं है वो। 180 कंट्रीज में 71 कंट्रीज ऑलरेडी वहां पर प्रेवलेंट है, तो आप ये सब एरियाज में आप कुछ इंटरवीन कर सकते हैं। AI एडवाइजरी में बात किया गया कि जो मीटी का रूल है ये इट इज नॉट सूटेबल, ज्यादा नहीं है, कंप्लायंस कम है। क्यों? क्योंकि पहली बात है लीगल स्टेटस नहीं है, स्टैट्यूटरी बैकिंग नहीं है जो रूल्स का है, वो बस रिकमेंडेशन है, वो बस सजेशन है। लाइक सेबी और RBI ऐसा नहीं है, वो एकदम पावरफुल बॉडी। दूसरा है कि जो टर्म्स है अंदर में कि अनटेस्टेड अनरिलायबल एल्गोरिदम, वो डिफाइन नहीं है, वो डिफिनेशन होना चाहिए, तभी जाके जो कॉर्पोरेट सेक्टर है वो बात मान सकते हैं। पॉवर्टी से बात की है कि इंडिया में कोई ऑफिशियल पॉवर्टी लाइन नहीं है, कोई बात नहीं होता है, बस अलग अलग एस्पेक्ट है। तेंदुलकर कमेटी है, रंगाराजन कमेटी है, वर्ल्ड बैंक का अपना है $1 to $2, और फिर वो अभी जो देखा गया कंजम्पशन बेस्ड एक्सपेंडिचर मॉडल, इसमें 5% रेट दिया हुआ है, तो कौन सा असली रेट है, बेस लाइन क्या है वो पता नहीं है, उस पर होना चाहिए बात, और एक डिफाइंड होना चाहिए पॉवर्टी। फिर इलेक्ट्रल बॉन्ड से बात किया है तो फर्स्ट 3 कंपनीज अगर नाम, फ्यूचर गेमिंग, मेगा इंजीनियरिंग, ये सब एक तरह से इन्होंने 1400 करोड़ दिया है, इसमें भी बायस है, नेशनल पार्टी जो इलेक्शन जो जीतते हैं उनको ज़्यादा मिलता है 6000 करोड़, बाकी सबको 1400, 1200, 1000 ऐसे। क्रोनिक कैपिटलिज्म दिखा है, मोर फंडिंग इन द बाय द फार्मा सेक्टर और स्टील माइनिंग सेक्टर। दूसरा, देखा जाता है कि टॉप 100 डोनर में मेनी ऑफ देम आर सेल कंपनीज, अननोन एंटिटी। रिगार्डिंग द क्लासरूम वी हैव डिस्कस 2 एस्पेक्ट कि
पहले ओपन बुक नहीं होता था, आज ओपन बुक है, उससे क्या फायदा होगा? मोर इंटरेक्शन, क्रिटिकल थिंकिंग, हाउ एंड व्हेन पता लगेगा रादर देन व्हाट। उसके बाद फिर इंटरेक्शन होगा, क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ेगा, तो मोरनाइजेशन मार्क्सेस कम होगा। तो बात किया गया सीबीएसई के थ्रू कि आप कॉन्टिन्यूस कॉम्प्रहेंसिव एवेल्यूएशन करिए और प्रेस्क्रिप्शन दीजिए बाकी तो स्कूल्स को कि आप रोज एक्सेस करिए, रादर देन कि साल भर में 3 बार एग्जाम। हमेशा होना चाहिए, इंटरेक्शन होना चाहिए, डिस्कशन होना चाहिए ऑन इन द क्लासरूम। कोविड में सॉरी साइमल्टेनियस इलेक्शन से अगर देखा जाए तो 4 एस्पेक्ट है। पहली बात, उससे पहले रैटिफिकेशन नहीं चाहिए स्टेट्स का। दूसरा, अगर इलेक्शन होगा और बीच में हंग पार्लियामेंट या फिर डिसॉल्व हो जाएगा तो जो बचा है लास्ट टर्म 1 साल किसी का बचेगा, 2 साल बचेगा, तो उतनी तक नए पार्टी आ जाएंगे। तीसरा, ये इंडिया में न्यू ट्रेंड नहीं है, पहले ही हुआ, 1957 में भी हो चुका है। चौथा, कि इसको अप्लाई करने के 2029 से अप्लाई होगा ओवरऑल। फिर पांचवा, सिंगल इलेक्टोरल रोल प्रिपरेशन होगा बाय द लोकल बॉडीज, और स्टेट इलेक्शन कमीशन का कंसल्ट किया जाएगा बाय द चीफ इलेक्शन कमीशन ऑन द बेसिस ऑफ कि किसको ट्रांसफर करना है, ऐसे मैनेजमेंट ऑफ इलेक्टोरल रोल्स का स्टेट लेवल पे। रैटिफिकेशन नहीं चाहिए की एस्पेक्ट इसके है। विमेन से बात किया जाए तो ओवरऑल पीएलएफएस सर्वे में उनका रोल बढ़ा है, 17% था, अब 24% हो चुका है। वेजेस में भी मोस्ट ऑफ द विमेन आर एम्प्लॉयड इन सेल्फ एम्प्लॉयड है वो, इसलिए वो रेगुलर वेजेस उनको नहीं मिलता है और ना कि कॉन्ट्रेक्चुअल हो, तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट सबसे ज्यादा। फर्टिलिटी में 2.1 से नीचे हो चुका है, तो रिप्लेसमेंट रेट बोलते हैं 2.1, उससे नीचे हो चुका है, वो दिखाता है लॉन्ग टर्म में पॉपुलेशन स्टेबलाइज हो सकता है। लेड एसिड बैटरी जो ऑलरेडी कन्वेंशनल बैटरी है, इट कैन बी यूज फॉर द सर्कुलर इकोनॉमी टू इंटीग्रेट विद द लिथियम आयन बैटरी उससे। और नेक्स्ट वी डिस्कस अबाउट जनरेटिव एआई। जनरेटिव एआई से वी डिस्कस की एक अलग से बोर्ड होना चाहिए, स्टैट्यूटरी बैकिंग होना चाहिए, स्पेशल अथॉरिटी, स्पेशल एक स्किल है उसको डेवलप करने के लिए। बाकी जो एरियाज है, डिफेंस हो गया, प्रोफेसर हो गए, फिर इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन हो गया, वहां से हायर करना चाहिए। और जो ट्वीक करना चाहिए आईटी एक्ट और साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी 2013 को। डिफरेंट ओएन, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, बलरामपुर, चंदौली, चित्रकूट वुडन टॉयज के लिए, तो वी कैन राइट दिस। देन बैंगलोर इज ए फर्स्ट इन द कंट्री फॉर स्टार्टअप फंडिंग। वेंचर कैपिटल बात की और यूनिकॉर्न कैसे बनता है, $1 बिलियन का फंडिंग। दैट इज फॉर टुडे, थैंक यू। वी विल टेक न्यू आर्टिकल्स फॉर ड्यू टू आंसर करें।